मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धतियों के अंतर्गत परंपरागत पद्धति देखा था, व्यवहारवादी पद्धति देखा था, व्यवस्था पद्धति का संक्षिप्त अध्ययन किया था। अब आज देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञानों में नए नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में भी उपागम शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपागम का मतलब होता है अध्ययन पद्धति। इसका पुराना नाम है अध्ययन पद्धति, आधुनिक नाम है उपागम। कि किसी विषय को जानने के लिए, समझने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे उपागम कहते हैं। तो चूंकि लोक प्रशासन भी एक सामाजिक विज्ञान है, अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति इसमें भी आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इस आधुनिक दृष्टिकोण में 4 प्रकार के दृष्टिकोण हैं, जिसे आप दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, उपागम या अध्ययन पद्धति भी कह सकते हैं। सबसे पहले है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम। शब्द जरा कठिन लग रहा होगा, बिल्कुल सरल शब्दों में मैं इसको स्पष्ट करता हूं। संरचना और प्रकारी, ये 2 शब्द हैं। संरचना क्या है? हम या लोक प्रशासन में कोई भी काम करने के लिए या राजनीति में कोई भी काम करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन आपने बनाया, उस संगठन में कुछ अधिकारियों को आपने नियुक्त किया, निर्वाचित किया, वो पद संभाल रहे हैं, उसकी शक्तियों का आपने उल्लेख कर दिया, उसके कितने सदस्य होंगे, इन सदस्यों की नियुक्ति या निर्वाचन कैसे होगा, ये आपने पूरा स्पष्ट कर दिया और आपने गठित कर दिया। वह हो गया संगठन। वह संगठन जब अपने निर्धारित कार्यों को करता है तो उस संगठन को हम संरचना कहते हैं। उस संगठन को हम संरचना कहते हैं। जैसे संसद का उल्लेख संविधान में है, तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप जब हम संसद का गठन करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, आपने संसद का गठन कर दिया, यह हो गया संगठन। लेकिन जब संसद अपने निर्धारित कार्यों को करती है, उसके कौन से निर्धारित कार्य हैं? कानून बनाना, बजट पास करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, न्यायिक कार्यवाहियां करके उच्च पदाधिकारियों को पद से हटाना, राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श करना, ये उसके कार्य हैं। यदि संसद अपने निर्धारित कार्यों को करती है तो उसे हम संरचना कहेंगे। संरचना स्पष्ट हो गया। अब देखें प्रकार्य। इनको 4 प्रकार से समझिए। कार्य, प्रकार्य, अकार्य, विकार्य। कार्य, प्रकार्य, अकार्य, विकार्य। कार्य मतलब काम करना, कोई भी काम, अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, कार्य हुआ। प्रकार्य, प्रकार्य का अर्थ होता है ऐसे कार्य जिससे उस संगठन और संरचना की महत्ता बढ़ती है, उसके अस्तित्व का कोई मतलब होता है, उसके रहने का कोई अर्थ होता है, उसको प्रकार्य कहेंगे। जैसे संसद का हमने गठन किया, जब संसद अपने निर्धारित कार्यों को समुचित रूप में पूरा करती है तो हम उसे प्रकार्य कहेंगे। अकार्य, काम नहीं करना। यदि संसद काम नहीं करती है उसको अकार्य की स्थिति कहेंगे। और विकार्य, संसद में ऐसे कार्य होते हैं
जो संसद की महत्ता को कम करते हैं तो वो उसका विकार्य हुआ। जैसे संसद में विचार विमर्श, वाद विवाद होना चाहिए, लेकिन संसद में यदि हंगामे लगातार होते हैं और इन हंगामों के कारण संसद अपना निर्धारित काम नहीं कर पाती तो हम उसे विकार्य कहेंगे। तो संरचनात्मक उपागम, संरचनात्मक प्रकारात्मकता उपागम प्रत्येक संगठन का यह अध्ययन तो करता है, लेकिन उसके अध्ययन का उद्देश्य क्या है कि उस संगठन के गहराइयों में जाकर के उसके सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना। यह संरचनात्मक प्रकारात्मकता की अवधारणा है। इसके समर्थक हैं आमंड पावेल और डेविड स्टर्न। इन लोगों ने आमंड ने ही संरचनात्मक प्रकारात्मकता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। डेविड स्टर्न भी इसके समर्थक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी संगठन की संरचना और प्रक्रियाओं के आधार पर प्रशासन का अध्ययन करना। जैसे जिला प्रशासन है, आपने जिला प्रशासन का संगठन कर दिया, एक कलेक्टर को अपॉइंट कर दिया, कई एडिशनल कलेक्टर, कई असिस्टेंट कलेक्टर, कई डिप्टी कलेक्टर, फिर एसडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इन सबका आपने नियुक्त कर दिया। इनकी शक्तियां आपने समझा दिया, बता दिया, शक्तियां दे दिया इनको। लेकिन जब ये अपने निर्धारित कार्यों को समुचित रूप में पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, इसका अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना, ये संरचनात्मक प्रकारात्मकता उपागम है। दूसरा, व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवाद राजनीति में भी स्वीकार किया जाता है, लोक प्रशासन में भी स्वीकार किया जाता है। इस व्यवहारवादी उपागम के समर्थक है लोक प्रशासन में बर्नार्ड, साइमन और स्मिथ बर्ग। इन्होंने इस उपागम को उपयुक्त माना है लोक प्रशासन की विभिन्न प्रकार की चीजों का अध्ययन करने के लिए। व्यवहारवाद क्या है? विशेष करके राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को व्यवहारवाद नाम सुन करके थोड़ा सा भय लगता है, बहुत कठिन लगता है, लेकिन इसको सरल शब्दों में समझिए। व्यवहार का अध्ययन करिए। व्यवहार का अध्ययन से होता क्या है? मनुष्य जिस प्रकार के वातावरण में रहेगा उसी प्रकार से सोचेगा, जैसा सोचेगा वैसा व्यवहार करेगा। तो परिस्थितियों और वातावरण के अनुरूप वह व्यक्ति व्यवहार करता है। व्यक्ति के इस व्यवहार का अध्ययन करना व्यवहारवाद कहलाता है। अब देखिएगा, लोकतंत्र भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन भारत का लोकतंत्र और पाकिस्तान का लोकतंत्र की जब आप तुलना करते हैं तो तुलना में पाकिस्तान का लोकतंत्र कहीं भी सामने नहीं आ पाता है। पाकिस्तान का, भारत का प्रजातंत्र हमेशा भारी दिखता है। क्यों? व्यक्ति का व्यवहार। पाकिस्तान में आज तक कोई भी लोकतांत्रिक सरकार, चुनी हुई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, अभी तक अधिकार है। और भारत में कभी भी 5 साल के पहले किसी सरकार को त्याग पत्र देने के लिए जनता ने बाध्य नहीं किया। पाकिस्तान के प्रजातंत्र में सेना और आईएसआई का जबरदस्त हस्तक्षेप होता है। जब तक सेना के कॉन्फिडेंस में वहां का मंत्रिमंडल और सरकार और प्रधानमंत्री है, तब तक पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री काम करता है। जैसे ही सेना का विश्वास वो खो देता है, उसको पद से हटना पड़ता है। क्यों? मूल चीज है व्यवहार। पाकिस्तान की जनता क्या चाहती है? पाकिस्तान की जनता को शायद प्रजातंत्र पसंद नहीं है, जबकि भारत की जनता प्रजातंत्र को अपने जीवन का एक अंग बना चुकी है। जीवन में इसे उसने आत्मसात कर लिया है।
यही कारण है कि जब भारत में एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल लगा करके प्रजातंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया था, तो भारत की जनता ने जैसे ही मौका मिला उस श्रीमती गांधी की कांग्रेस को बुरी तरह से परास्त कर दिया। तो मूल चीज है व्यवहार। अमेरिका के प्रजातंत्र को देखिए, भारत के प्रजातंत्र को देखिए, चीन में प्रजातंत्र को देखिए, रूस में प्रजातंत्र की व्यवस्था को देखिए, सभी जगह मूल चीज है व्यवहार। यदि व्यक्ति की आस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में होगी, यदि देश की बहुसंख्यक जनता प्रजातंत्र के पक्ष में होगी, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि उस देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था को समाप्त किया जा सके। तो मूल चीज है व्यवहार। तो व्यवहार का अध्ययन करना, इसी प्रकार से प्रशासन के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि जिस क्षेत्र पर प्रशासन किया जा रहा है उस क्षेत्र की जनता का व्यवहार क्या है, जनता किस प्रकार का व्यवहार करती है, क्या उसकी प्रवृत्ति कानून को मानने के प्रति है, नियम का पालन करने के प्रति है, या नियम का उल्लंघन करने के प्रति है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ट्रैफिक रूल है, यातायात का नियम है, सड़क के बाईं ओर चलिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दाहिनी ओर स्पीड से गाड़ी चला करके निकलते हैं। सिग्नल क्रॉस नहीं होना चाहिए यदि रेड लाइट हो तो, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके रेड सिग्नल का उल्लंघन करते हैं। ये प्रवृत्ति है, ये व्यवहार है। इसी व्यवहार के अनुरूप ट्रैफिक पुलिस को उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है। तो जैसा व्यवहार उसी प्रकार की व्यवस्था। ये हुआ व्यवहारवादी उपागम। अब तीसरे नंबर पर आते हैं व्यवस्था उपागम। व्यवस्था की चर्चा पिछले व्याख्यान में संक्षिप्त में हुई थी, अभी थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। यह जो व्यवस्था सिद्धांत है, यह जीव विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आया। बर्टन लेफी, जो कि एक जीव वैज्ञानिक था, उसने इस व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यवस्था क्या है? यह जीव विज्ञान से अन्य सामाजिक विज्ञानों से होते हुए राजनीति विज्ञान में, फिर लोक प्रशासन में आया। व्यवस्था क्या है? इस सिद्धांत के समर्थक है साइमन और बर्नार्ड। इसमें सबसे पहली चीज है अंतर्निर्भरता, दूसरा है निश्चित कार्य, और तीसरा है सीमा। सीमा मतलब लिमिटेशंस। जैसे हमारा शरीर एक व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था है? आपको भूख लगी, आपके सामने थाली में खाद्य पदार्थ परोसा गया, आप बैठे, आपके हाथ भोजन का कौर लेकर के, ग्रास लेकर के मुंह तक ले आए। जैसे मुंह तक लाए, मुंह खुल गया और जीभ के माध्यम से आप मुंह में रखते हैं, दांत चबाने का काम करते हैं। जब आपने भोज्य को चबा लिया, उसको गटकने का काम होता है, फिर वह पेट में जाता है। व्यवस्था है। इसी प्रकार से मानव शरीर को व्यवस्था का अप्रतिम उदाहरण माना जाता है। हम आगे चलना चाहते हैं, पैर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम आगे चलना चाहें और पैर पीछे की ओर मुड़ने लगे, ऐसा नहीं होता। हम किसी को पिटाई करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, हाथ उठता है और पूरी ताकत से उसके गाल में या सिर पर या उसके शरीर पर पड़ता है। व्यवस्था है। इसी प्रकार से प्रशासन का व्यवस्था के आधार पर अध्ययन करना। तो ये सब इनके बीच अंतर्निर्भरता होती है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये प्रत्येक अंग के निश्चित कार्य होते हैं और इसकी एक सीमा होती है। सीमा का मतलब हाथ जैसे मुंह तक ले आया, उसके बाद हाथ की भूमिका खत्म हो जाती है। इसके बाद भूमिका शुरू होती है मुंह की।
दांतों की, जीभ की, जिसके माध्यम से हम खाद्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को चबाते हैं। तो सबकी एक निश्चित भूमिका होती है, सबकी एक निश्चित सीमा होती है। ये सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक अंग में यदि कोई आघात पहुंचा तो अन्य अंग इससे प्रभावित होते हैं। जैसे उंगली में चोट लगी, पूरा शरीर इस पीड़ा से प्रभावित होता है। ठीक इसी प्रकार से व्यवस्था भी इसी प्रकार की होती है। तो व्यवस्था को अब आप लोक प्रशासनिक क्षेत्र में लागू करिए। जैसे प्रशासन व्यवस्थाओं का एक सेट है। जैसे जिला प्रशासन है। अपने भारत में प्रशासन किस प्रकार से चलता देखिए जरा। पूरा भारत केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब राज्यों में आइए। राज्यों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो केंद्र, प्रांत, उसके बाद आया संभाग, डिवीजन। संभाग में एक कमिश्नर, उसके नीचे जिला। जिले में आजकल जिला पंचायत भी होने लगा है। तो जिला में प्रशासन को देखिए, कलेक्टर, उसके नीचे एडिशनल कलेक्टर, उसके नीचे असिस्टेंट कलेक्टर, उसके नीचे डिप्टी कलेक्टर, जिला में हुआ। इसके बाद नीचे आइए अनुभाग, सब डिवीजन, वहां पर एक एसडीओ या एसडीएम। उसके नीचे और आइए तहसील, तहसील में एक तहसीलदार। फिर आइए ब्लॉक या खंड, वहां पर रहेगा एक नायब तहसीलदार। उसके नीचे और आइए रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक। फिर नीचे आइए पटवारी। तो प्रशासन की अंतिम कड़ी है पटवारी। तो ये सभी व्यवस्थाएं जिले से लेकर के या केंद्र से लेकर के जिला, प्रांत, संभाग, जिला, फिर अनुभाग, फिर तहसील, फिर खंड, ये पूरा का पूरा एक व्यवस्थाओं का सेट है। और ये सब अपना निर्धारित कार्य करते हैं। प्रत्येक अंग अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कार्यों को अच्छी तरह से यदि करता है तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त रह करके रहेगा और जनता को जिस उद्देश्य से प्रशासन की स्थापना की गई है वह उद्देश्य को भी पूरा कर सकेगा। लेकिन मान लीजिए प्रशासन का कोई एक अंग, कोई एक भाग, कोई एक शाखा अपना निर्धारित काम नहीं करती है तो इसका प्रभाव अन्य विभागों पर भी पड़ेगा। ये व्यवस्था उपागम है। इस व्यवस्था उपागम के अंतर्गत एक निवेश निर्गत प्रतिमान को लागू किया जाता है। निवेश निर्गत प्रतिमान। निवेश का मतलब होता है जमा होना, निर्गत का मतलब होता है निकलना। राजनीतिक विज्ञान में इसका प्रतिपादन डेविड स्टन ने किया। डेविड स्टन कहता है कि प्रत्येक व्यवस्था एक पर्यावरण से घिरी रहती है, वातावरण से घिरी रहती है। स्वाभाविक है। जैसे एक जिला है, हर जिले की अपनी एक परिस्थिति होती है, एक वातावरण होता है जहां पर लोग रहते हैं। तो उस वातावरण से यदि कोई समस्या हुई, उस वातावरण में कोई समस्या उत्पन्न हुई तो उस समस्या को मांग के रूप में जनता प्रशासन के सामने प्रस्तुत करती है कि ये हमारी मांग है। लेकिन यदि एक ही व्यक्ति मांग करेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। अकेला इतना भार नहीं फोड़ सकता। तो मांगों के साथ समर्थन का भी होना आवश्यक है। मांग के साथ समर्थन, यदि समर्थन ज्यादा से ज्यादा लोगों का है तो मांग को बल मिलता है और तब शासन या प्रशासन उस पर विचार करने के लिए बाध्य होता है। मांगे हुई, समर्थन मिला, यह चीज प्रशासन या शासन के पास पहुंचा, प्रशासन या शासन उस पर निर्णय लेता है और निर्णय लेकर के उसके बारे में निर्गत करता है। मतलब उसके बारे में निर्णय लेना और जनता तक
या मांग करने वालों तक पहुंचाना, ये निर्गत हुआ। निवेश निर्गत प्रतिमान, इसको व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फिर जनता तक जब वह बात पहुंचती है तब उसके बारे में जनता की प्रतिक्रिया क्या है, जनता संतुष्ट हुई या नहीं, यदि संतुष्ट नहीं हुई तो वह और क्या चाहती है, अथवा प्रशासन और शासन ने जनता की कितनी मांगों को स्वीकार किया, इन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी प्रशासन और शासन तक पहुंचती है उसको प्रतिसंभरण या फीडबैक कहते हैं। तो थोड़े ये एक चक्कर पूरा हो गया, निवेश हुआ, रूपांतरण हुआ, निर्गत हुआ। निर्गत होने के बाद एक चक्र पूरा हो गया, फिर एक नया चक्र शुरू हो जाता है। तो मांगे, समर्थन, रूपांतरण और फिर निर्गत। निर्गत कानून के रूप में भी हो सकता है, नियम के रूप में भी हो सकता है, व्यवस्था के रूप में भी हो सकता है। मतलब कि जनता की मांगों पर विचार किया जाता है, और यदि मान लीजिए ऐसी कोई बात हुई, जनता ने कोई मांग की, उसको अस्वीकार भी किया जा सकता है। जैसे सीएए के विरोध में दिल्ली में जो लंबे समय तक आंदोलन चला था, सरकार ने एकदम से मना कर दिया, नहीं करेंगे, सीएए को रद्द नहीं करेंगे। लेकिन जब किसानों का आंदोलन हुआ, वो भी लंबे समय तक चला, शासन ने एक पक्ष निर्णय लेकर के उन किसान कानूनों, कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। तो ये निरंतर चलते रहता है। यह जितनी तेजी से चलेगा, प्रशासनिक व्यवस्था उतनी अच्छी तरह से सक्रिय रहेगी और काम करेगी। ये व्यवस्था उपागम है। अब चौथा आता है परिस्थिति की उपागम। प्रत्येक व्यवस्था एक वातावरण में घिरी रहती है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इसके जो समर्थक हैं, गाडस, रिग्स और डहल, इस परिस्थिति के उपागम के समर्थक हैं। इनका कहना है कि मनुष्य और उसके समग्र वातावरण का, मनुष्य का अध्ययन करिए, लेकिन उसके समग्र वातावरण का भी अध्ययन करना जरूरी है कि वह किन परिस्थितियों में जीवन यापन करता है, समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसे बनता है, समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, परिस्थितियां, उसके लिए भोजन की पूरी व्यवस्था है कि नहीं, आवास की व्यवस्था है या नहीं, और कपड़े की व्यवस्था है या नहीं, अनेक प्रकार की सुविधाएं या असुविधाएं है या नहीं, किस प्रकार की हैं, यदि सुविधा है तो कौन कौन सी हैं, वह और क्या चाहता है, असुविधा है तो कौन कौन से असुविधा है। ये सभी परिस्थितियां, ये सभी परिवेश प्रशासन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य को प्रभावित करते हैं तो स्वाभाविक है प्रशासन को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि प्रशासन मनुष्यों पर होता है, जानवरों पर नहीं होता। और जब मनुष्य को प्रभावित ये सब चीजें करती हैं तो स्वाभाविक है प्रशासन भी सक्रिय होगा, ताकि प्रशासन की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई है उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। ये है आधुनिक दृष्टिकोण के 4 उपागम। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि इनमें से कोई भी एक उपागम प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का, जानने का, अध्ययन करने का एकमात्र उपागम नहीं हो सकता है। एकमात्र पद्धति पूरे लोक प्रशासन में मान्य नहीं हो सकती। जैसी जैसी घटनाएं घटती हैं, जिन जिन व्यवस्थाओं का आप अध्ययन करना चाहते हैं, उसी के अनुरूप आपको एक अध्ययन पद्धति या एक से अधिक अध्ययन पद्धति को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी एक पद्धति सर्वांगीण रूप से पूरे विषय का अध्ययन करने में सक्षम नहीं है। इन सब का समग्र रूप जब आप अपनाएंगे तब जाकर के आपका अध्ययन किसी भी एक चीज के बारे में पूरा हो सकता है, क्योंकि हर देश की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं, हर देश का अपना एक अलग वातावरण होता है। कोई देश कानून को बड़ी कठोरता से लागू करता है, कोई देश
कानून को लागू करने में बहुत ही कोताही बरतता है। कहीं पर नियम होता है, सबके लिए एक समान नियम होते हैं। कहीं पर पॉलिटिकल अप्रोच के कारण बड़े बड़े अपराधी भी छूट जाते हैं। दुनिया है, मनुष्य है। कहीं पर राजनीति खूब चलती है, कहीं पर प्रशासनिक कार्यों में राजनीति नहीं चलती। कहीं पर शासन कोई काम करता है, विरोधी दल काम करना शुरू कर देते हैं, उसके हर कार्य का विरोध करना शुरू कर देते हैं। कहीं पर शासन यदि कोई निर्णय लेता है तो उसे राष्ट्र हित में देख करके उसका समर्थन या उसका विरोध करते हैं, उसकी विरोध नहीं करते, आलोचना करते हैं। तो आलोचना होनी चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। एक बार यदि किसी व्यवस्था की स्थापना हो जाती है, उसकी आप आलोचना करिए, विरोध नहीं, क्योंकि राष्ट्र आपके सामने है। ये है लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धति। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।